हेलो दोस्तों, आप सबका MPPCS चैनल पर मैं प्रफुल्ल हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग साइंस, जो कि GS3 में इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो सारे वीडियोज़ है, ये सारे वीडियोज़ आपको हेल्प करेंगे दोस्तों MPPCS की मेंस के GS3 पेपर में डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम लोग इस सेशन की शुरुआत करें, तो स्टडी IQ PCS जो है वो आपकी स्टेट प्रिपरेशन के लिए, स्टेट PCS ऑफिसर प्रिपरेशन के लिए प्रीलिम्स और मेंस की एक फाउंडेशन बैच लेकर आया है, जिस बैच का नाम है दोस्तों आरंभ, जिसे आप हमारी स्टडी IQ की वेबसाइट पर जाके इनरोल कर सकते हो। और इस बैच की फ़ीस जो है वो बहुत मिनिमम है, रीज़नेबल है, वो है 14,500। और दोस्तों, इस बैच में एडमिशन लेते वक्त, इनरोल होते वक्त, अगर आप मेरा फैकल्टी कोड जो आपको नीचे भी दिख रहा है PSK लाइव अगर आप यूज़ करोगे तो दोस्तों आपको इस बैच पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, लास्ट सेशन में हम लोगों ने DNA के बारे में पढ़ा था, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था, जेनेटिक्स क्या होते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, इनके बारे में हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पढ़े थे। टॉपिक को पूरा डिटेल में समझने की कोशिश की थी, जिससे कि हम लोग मेंस रिलेटेड आंसर्स लिख सके। दोस्तों, उस सेशन में हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था वो था इंडिया जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें भारत सरकार जो है वो 10,000 भारतीयों के जीनोम्स मैपिंग करना चाहती है, ताकि उससे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिले, जो कि डिसीज से लेके बाकी सारी चीज़ों में गवर्नमेंट को प्लानिंग करने में हेल्प करेगी। ये हमने लास्ट सेशन में देखा था। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं DNA प्रोफाइलिंग क्या होती है, जेनेटिक एडिटिंग क्या होती है, और इस DNA प्रोफाइलिंग की एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। तो दोस्तों, जैसे कि अभी हम देखेंगे DNA प्रोफाइलिंग, इस DNA प्रोफाइलिंग को ही एक दूसरी टर्म भी यूज़ की जाती है। तो एग्जाम में इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि क्वेश्चन आपको DNA प्रोफाइलिंग के बारे में पूछा गया है या DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों, DNA फिंगरप्रिंटिंग और DNA प्रोफाइलिंग और जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, तीनों टर्म्स जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ की जाती है। तो दोस्तों, DNA फिंगरप्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर एक सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि जो हमने हमारे प्रीवियस सेशन में भी समझा था कि हर पर्सन का DNA जो है वो यूनिक है। हर पर्सन का DNA यूनिक है, मतलब कोई भी दो पर्सन आप पकड़ लो, कोई भी दो ह्यूमन बींग्स को आप पकड़ लो, तो उनका DNA यूनिक रहेगा। अब ये जो यूनिक DNA है, क्या हम लोग इसको बायोमेट्रिक्स की तरह यूज़ कर सकते हैं? जैसे कि हमारी फिंगरप्रिंट होती है, या जैसे आधार में देखो आप, हम लोगों ने आइरिस स्कैन, फिंगरप्रिंट्स सब उसमें लिए थे, ताकि वो यूनिक आइडेंटिफायर का काम कर सके, बायो आइडेंटिफायर जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमारी थंबप्रिंट होती है, वैसे जैसे हमारी आइरिस होती है, वैसे ही DNA जो है वो हर पर्सन का अलग होता है और यूनिक होता है। अब ये जो यूनिकनेस है, इसी के बेसिस पर हम लोग अलग अलग पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन DNA। और ये जो साइंस है, इसी को कहते हैं दोस्तों DNA प्रोफाइलिंग, DNA फिंगरप्रिंटिंग या जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग। अब दोस्तों, सभी पर्सन का DNA जो है वो यूनिक होता है। अब दोस्तों, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन स्पेसीज, होमोसेपियन जो है वो सिंगल स्पेसीज है या मल्टीपल स्पेसीज? मतलब धरती पे आज की डेट में जितने भी इंसान रहते हैं वो एक ही स्पेसीज से बिलोंग करते हैं या अलग अलग स्पेसीज है? क्या ह्यूमंस में भी मल्टीपल स्पेसीज है, जैसे कि बाकी सारे जानवरों में होती है, एनिमल्स में होती है? तो दोस्तों, ह्यूमन जो है वो सिंगल स्पेसीज है, और हमारी सिंगल स्पेसीज का नाम है होमोसेपियन। तो फिर सेम स्पेसीज के अगर दो ह्यूमन बींग्स है, तो उनमें DNA की सिमिलैरिटी तो होगी, कुछ ना कुछ DNA तो उनमें सिमिलर होगा। तो दोस्तों, दो ह्यूमन बींग्स में कितना % DNA सिमिलर होता है? तो दो ह्यूमन बींग्स में दोस्तों 99.9% DNA जो है वो सिमिलर होता है। आप कोई भी दो इंसान पकड़ लो, उनके DNA को आप एनालाइज करो, उसके DNA का प्रोफाइल बनाओ और DNA प्रोफाइल को मैच करो, तो दोस्तों आपको वहाँ पे 99.9% सिमिलैरिटी मिलेगी। तो फिर दो इंसानों में डिफरेंस कितना है? दो इंसानों में डिफरेंस है दोस्तों सिर्फ 0.1% का। दो इंसानों के DNA जो है वो सिर्फ और सिर्फ 0.1% से अलग होते हैं। तो फिर दोस्तों, जब हमें किसी इंसान का DNA प्रोफाइल बनाना होता है, उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमें प्रिंट करनी है वो ATGC के फॉर्मेट में, तो क्या हम लोग पूरा DNA का मैप बनाएंगे, पूरे DNA का प्रोफाइल बनाएंगे? तो नहीं, हम लोग सिर्फ इस रिमेनिंग 0.1% का ही मैप बनाते हैं और इसी का ही प्रोफाइल बनाते हैं, और इसी को कहते हैं दोस्तों DNA प्रोफाइलिंग। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या DNA दो लोगों का सिमिलर हो सकता है?
तो जैसे हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया कि दो लोगों का डीएनए यूनिक होता है, पर इसमें एक्सेप्शन है दोस्तों, वो है आइडेंटिकल ट्विंस। जो ट्विंस होते हैं, ट्विंस में भी जो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे, जो सिमिलर दिखने वाले ट्विंस होंगे, उनमें डीएनए सिमिलर हो सकता है, ये एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज आइडेंटिकल ट्विंस अगर हमने छोड़ दिए तो किसी का भी डीएनए 100% मैच नहीं होगा। उनके डीएनए में डिफरेंस भी जो है वो सिर्फ 0.1% ही रहेगा। इस 0.1% के डिफरेंस के बेसिस पर ही हम लोग डिफरेंट इंसानों को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि हर पर्सन के हेयर अलग होते हैं, हेयर कलर अलग होता है, हाइट अलग होती है, फिजिक अलग होता है, लुक्स अलग होते हैं, आंखों का कलर अलग होता है, स्किन कलर अलग होता है, वॉइस अलग होता है। ये सारी जो चीज़ें जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस 0.1% के डिफरेंस के बेसिस पर होते हैं। तो दोस्तों अब ये डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? इसका इस्तेमाल होता है फॉरेंसिक साइंस में, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, पैटर्निटी टेस्टिंग में भी होता है। तो ऐसे ही बहुत सारी एप्लीकेशंस को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले डीएनए सैंपल कलेक्ट कहाँ से किया जा सकता है? तो दोस्तों एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, क्या हमारे ब्लड से डीएनए सैंपल कलेक्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, ब्लड से कलेक्ट किया जा सकता है, हेयर से, हेयर फॉलिकल से भी डीएनए कलेक्ट किया जा सकता है, सलाइवा, हमारी जो थूक है, इससे भी डीएनए हमें मिल जाता है। उसके अलावा दोस्तों हेयर, सीमन, टिश्यू, इन सब से डीएनए कलेक्ट किया जा सकता है। तो मान लीजिए अगर आप किसी क्राइम सीन पर अगर प्रेजेंट था तो उसका स्वेट हो गया, उसका सलाइवा हो गया, हेयर हो गए, या मान लो कोई इंजरी हो गई, खून की एक बूंद भी गिर गई, तो भी वहाँ से जो डीएनए है उसे कलेक्ट किया जा सकता है। अब उस डीएनए को कलेक्ट करने के बाद उसकी डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें ये 0.1% का जो डिफरेंस है इसका प्रोफाइल हम क्रिएट करते हैं और उस प्रोफाइल को मैच करते हैं गिवन डेटाबेस से। अब ये डीएनए प्रोफाइल जब क्रिएट किया जाता है तो इसमें दोस्तों दो प्रोसेस यूज होती है। इन दोनों प्रोसेस के बारे में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली प्रोसेस जो है दोस्तों पीसीआर, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलीमराज चेन रिएक्शन, पॉलीमराज चेन रिएक्शन पीसीआर। अब इसके बारे में आपने पढ़ा था कोरोना के टाइम पर। कोरोना के टाइम पर दोस्तों आपने आरटीपीसीआर करके एक टेस्ट का नाम सुना था, जिसमें सामने वाले पर्सन को कोरोना इन्फेक्शन है या नहीं ये पता किया जा रहा था। अब यहाँ से आरटी तो हमने निकाल दिया, आरटी मीन्स रियल टाइम। अब पीसीआर, पॉलीमराज चेन रिएक्शन, अब ये रिएक्शन किसके लिए यूज़ की जाती है? तो दोस्तों जब सैंपल क्रिएट किए जाते हैं डीएनए के, तो वो सैंपल बहुत लिमिटेड होता है। अब उसकी मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट करनी होती है, उसका अमाउंट बढ़ाना होता है ताकि हम लोग उसकी टेस्ट जो है वो रैपिडली कर सके। तो डीएनए का जो स्पेसिफिक रीजन जो है उसको एम्पलीफाई करके डीएनए का अमाउंट इंक्रीज करने के लिए, ताकि डीएनए एनालिसिस अच्छे से किया जा सके, उसके लिए दोस्तों ये पीसीआर टेस्ट को यूज़ किया जाता है। तो पीसीआर टेस्ट किस लिए यूज़ किया जाता है? ताकि डीएनए का जो स्पेसिफिक रीजन है, वो जो 0.1% वाला रीजन है जिसकी हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए, जिससे कि हमारा डीएनए एनालिसिस फास्ट ट्रैक हो सके, उसके लिए दोस्तों ये पीसीआर टेस्ट को यूज़ किया जाता है। फिर दूसरी टेस्ट जो आती है उसका नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस। दोस्तों जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस ये भी टेक्निक यूज़ की जाएगी। कब? जब आप पीसीआर से उस डीएनए के साइज को एम्पलीफाई कर देते हो एनालिसिस पर्पस के लिए। फिर ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट जो है ये क्या करती है? तो दोस्तों ये इसका काम होता है कि ये क्या करेगी, डीएनए प्रोफाइल को मैच करने की कोशिश करेगी। जो भी डीएनए का रेफरेंस होगा, प्रोफाइल होगा, जैसे कि क्रिमिनल डेटाबेस सिस्टम। तो अगर किसी क्राइम सीन से कोई भी सस्पेक्ट के डीएनए सैंपल मिल जाते हैं तो पुलिस क्या करती है, उसका डीएनए प्रोफाइल बनाती है पीसीआर से और उसे मैच करने की कोशिश करती है रिकॉर्ड में जितने भी रेफरेंसेस है उनके साथ, ताकि उसे करेक्टली आइडेंटिफाई किया जा सके। तो दोस्तों जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस में सस्पेक्ट या डेटाबेस के साथ उस सैंपल को मैच किया जाता है, ये प्रोसेस। अब दोस्तों यहाँ पर समझते हैं कि ये एक्चुअली कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो देखो क्रिमिनल जो क्राइम सीन जो होता है, क्राइम सीन से आप ब्लड डीएनए सैंपल कलेक्ट कर सकते हो, स्किन सेल से, इंजरी टिश्यू, या किसी के नाखून में स्किन रह गई, ब्लड से, हेयर से, सलाइवा से, या रेप केसेस में सीमन से। अब उसका दोस्तों एक डीएनए प्रोफाइल बनाया जाएगा। तो जो सस्पेक्ट जो मिला था उसका डीएनए प्रोफाइल ये था,
उसकी डीएनए प्रोफाइल हमने दोस्तों इस तरह से क्रिएट की बार के कॉन्टेक्स्ट में। फिर ये हमारा डेटाबेस है जिसमें हमारे पास 4 सस्पेक्ट है। अब हमें इस डेटाबेस को मैच करके पता करना है इन चारों में से किसका ये ब्लड है, यानी वही एक्चुअल क्रिमिनल होगा। तो दोस्तों ये यहाँ पर रेड, इसको आप मैच कर रहे हो। सस्पेक्ट 1 से भी ये मैच होता है, सस्पेक्ट 2 से भी मैच होता है, 3 से भी मैच होता है, 4 से भी मैच हो रहा है। अब सेकंड स्ट्रिप की अगर बात करें तो ये सस्पेक्ट 1 के साथ मैच हो रही है, सस्पेक्ट 2 के साथ ये मैच नहीं होती, सस्पेक्ट 3 के साथ मैच हो रही है, सस्पेक्ट 4 के साथ भी मैच हो रही है। अब सस्पेक्ट 2 तो चला गया क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा है। फिर दोस्तों सेकंड स्ट्रिप जो है ये सस्पेक्ट 1 के साथ मैच नहीं हो रही है, यानी ये भी कैंसिल। इनके साथ मैच हो रही है पर ये ऑलरेडी कैंसिल है। इनके साथ मैच हो रही है, इसके साथ मैच नहीं होती, ये भी कैंसिल हो गया। तो फिर दोस्तों बाकी की स्ट्रिप जो है वो पूरी की पूरी सस्पेक्ट 3 से मैच होती है क्या? तो ये स्ट्रिप यहाँ पर मैच हो रही है, ये स्ट्रिप यहाँ पर मैच, ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर। तो दोस्तों इस डायग्राम को अगर आप केयरफुली देखोगे तो जो ब्लड स्टेन जो क्राइम सीन से मिला था वो कंप्लीटली मैच होता है सस्पेक्ट 3 के साथ। इन दोनों में सिमिलैरिटी है, यानी ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये ब्लड स्टेन जो मिला था क्राइम सीन पर वो पूरी तरह सस्पेक्ट 3 का ही था। इस तरह से दोस्तों डीएनए प्रोफाइलिंग करके जो क्राइम सीन से हम लोग डीएनए सैंपल को कलेक्ट करते हैं, हम लोग एग्जैक्ट क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये तो हो गया क्राइम सीन से कि कैसे एक क्रिमिनल को आप डीएनए प्रोफाइलिंग के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब दोस्तों उसी से रिलेटेड और एक एग्जांपल है जिसे आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। अब दोस्तों इस डीएनए प्रोफाइलिंग से हम लोग पैटर्निटी टेस्ट कर सकते हैं। पैटर्निटी टेस्ट यानी जहां पर पेरेंट्स को पता कर सकते हैं या रिलेटिव्स को भी पता कर सकते हैं। तो दोस्तों पैटर्निटी टेस्ट तो कोई भी जो पर्सन होता है उसने अपना जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो इनहेरिट किया होता है या तो मदर से या फादर से। तो दोस्तों एक जो कोई भी पर्सन जो होता है, कोई भी चाइल्ड जो है उसका डीएनए जो है वो मैच करता है उसके मदर साइड से और फादर साइड से, दोनों में से किसी से तो वो इनहेरिट करता है, दोनों में से 50%। तो दोस्तों अब ये जो डीएनए प्रोफाइलिंग आप यहाँ पर देख रहे हो ये हमें एक चाइल्ड का डीएनए प्रोफाइल दिया गया है। ये जो प्रोफाइल आप पूरी तरह देख रहे हो एक चाइल्ड का डीएनए प्रोफाइल है और उसकी मदर का भी डीएनए प्रोफाइल यहाँ पर दिया हुआ है। तो चाइल्ड का प्रोफाइल है, उसकी मदर का प्रोफाइल है और हमें ये 2 मेल जो है, मेल 1 और मेल 2, इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन उसका फादर है। अब यहाँ पर भी डीएनए प्रोफाइलिंग हेल्प करती है। तो डीएनए प्रोफाइलिंग से तो हम लोग जैसे क्रिमिनल को आइडेंटिफाई कर रहे थे वैसे ही इस चाइल्ड के पेरेंट्स को, फादर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों अब ये चाइल्ड का जो डीएनए है, ये चाइल्ड का डीएनए आया होगा मदर साइड से और फादर साइड से। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर देखो तो ये जो स्ट्रिप है ये आई है मदर साइड से, पर ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हो ये स्ट्रिप यहाँ पर चाइल्ड में नहीं है। ओके, तो दोस्तों ये जो स्ट्रिप है यहाँ पर ब्लैंक ही है, यानी ये मदर साइड से नहीं आई। ओके, अब चाइल्ड में ये जो 2 स्ट्रिप्स है ये दोनों स्ट्रिप मदर साइड से तो नहीं आई है, यानी ये दोनों स्ट्रिप जो है ये आई होगी फादर साइड से। यानी बच्चे में जो डीएनए है वो तो या तो मदर साइड से आएगा या फादर साइड से। अब ये जो स्ट्रिप थी ये तो मदर साइड से आ गई, क्लियर हो गया, पर ये जो 2 रेड स्ट्रिप है ये मदर साइड से नहीं आए, तो ये आए होंगे मेल 1 से या मेल 2 से। अब ये दोनों मैच हो रहे हैं मेल 1 के साथ, यहाँ पर मेल 2 में मैच नहीं होता, यानी मेल 2 जो है ये फादर नहीं हो सकते। अब बच्चे में दोस्तों ये जो 2 स्ट्रिप है ये दोनों स्ट्रिप आई है मदर साइड से और ये जो स्ट्रिप है ये मदर साइड से तो है नहीं, यानी ये स्ट्रिप जो है ये फादर साइड से होनी चाहिए, तो ये स्ट्रिप फादर साइड से मैच हो जाती है। अब ये स्ट्रिप मदर साइड से नहीं है, फादर साइड से है। अब ये दोनों स्ट्रिप जो है ये मदर साइड से आई है। अब ये जो 2 स्ट्रिप है मदर साइड से तो नहीं है, ये दोनों स्ट्रिप्स है फादर साइड से। तो दोस्तों इस पूरी केस स्टडी से हमें क्या पता चला कि इस चाइल्ड के जो फादर जो है वो मेल 1 है, क्योंकि मेल 1 के जो डीएनए है वो इस चाइल्ड के साथ मैच हो रहे हैं, पर चाइल्ड के पास जो डीएनए होता है वो मदर से साइड से होता है और फादर साइड से भी होता है। अब दोस्तों इसी केस को अगर हम लोग रिवर्स कर दे, यानी मान लीजिए एक बच्चे का डीएनए प्रोफाइल आपके पास है और उसके फादर का डीएनए प्रोफाइल आपके पास है,
तो क्या हम मदर का डीएनए प्रोफाइल से मदर का पता लगा पाएंगे? जैसे यहाँ पर हम लोगों ने फादर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, क्या हम लोग वैसे ही मदर का भी पता लगा सकते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जिस तरह से डीएनए टेस्टिंग से हमने फादर को आइडेंटिफाई किया, क्या हम मदर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो दोस्तों अब ये बहुत सारी एग्जाम्पल्स है आपके लिए, अगर आप इनको ट्राई करना चाहो तो अपनी क्यूरियोसिटी के लिए। दोस्तों ये एग्जाम्पल आप सॉल्व करने की कोशिश करके यहाँ पर आंसर बता सकते हो कि इनमें से कौन से फादर होंगे दोनों एग्जाम्पल में। तो ये एज अ असाइनमेंट है। सो दोस्तों डीएनए प्रोफाइल से कौन सी एप्लीकेशंस है, ये क्वेश्चन आपको मेंस में पूछा जा सकता है कि डीएनए टेक्नोलॉजी या डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की एप्लीकेशन कौन सी। तो दोस्तों एक एप्लीकेशन हमने देखी कि हम लोग इसको फॉरेंसिक साइंस में यूज़ कर सकते हैं, क्रिमिनल्स है, सस्पेक्ट है, इनको पता करने के लिए, कौन इनोसेंट है, बेगुनाह है, उसे पता करने के लिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वहाँ पर यूज़ की जा सकती है। विक्टिम्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए। अब दोस्तों विक्टिम्स को आइडेंटिफाई यानी जो मान लो कि जैसे जिनकी लाशें सड़ जाती है और उस लाश को फेशियल से या फिजिकल अपीयरेंस से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वहाँ पे डीएनए टेस्ट करके डेड बॉडी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाढ़ हो गया, भूकंप हो गए या बॉम्ब ब्लास्ट या ऐसी एक्सीडेंट्स जहाँ पे या तो बॉडी पूरी तरह जल जाती है, पार्ट्स में टुकड़ों में बट जाती है, या जिसे फिजिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वहाँ पर भी रिलेटिव्स के डीएनए को मैच करके भी उसके आइडेंटिटी को कंफर्म किया जा सकता है। यहाँ पर जैसे हमने मदर डीएनए और फादर डीएनए को टेस्ट किया था, वैसे ही दोस्तों सिबलिंग्स जो होते हैं, भाई बहन होते हैं, दादा दादी है, नाना नानी है, इनके डीएनए मैच से भी हम लोग अपने जो रिलेटिव्स जो है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से विक्टिम बॉडी को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। अब दोस्तों पैटर्निटी टेस्टिंग जो अभी हमने देखा कि उस बच्चे के मदर कौन है, फादर कौन है, इसे पता करने के लिए भी डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इमिग्रेशन टेस्टिंग। अब दोस्तों इमिग्रेशन टेस्टिंग में हमें क्या पता चलता है कि जो फैमिली रिलेशनशिप्स है उनके बारे में, कि जैसे मान लीजिए कि भारत के बहुत सारे जो लेबर जो थे वो बहुत सारी कंट्रीज़ में सेटल हो गए थे, कैरिबियन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में। अब वहाँ पे उनकी 3-4 जनरेशन हो गई। अब अगर वो लोग आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि उनके पूर्वज कहाँ पर रहते थे, उनके जो अभी जेनेटिक लाइन के हिसाब से कज़िन भाई बहन कौन है, वहाँ पर भी इस डीएनए प्रोफाइलिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो डीएनए प्रोफाइलिंग इमिग्रेशन के लिए भी यूज़ होगा, आपके जो रिलेटिव्स है उनको पता करने के लिए भी, या आपकी ट्री लाइन अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है जेनियोलॉजी वाली, उसके लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों मिसिंग पर्सन केस, जो पर्सन गुम जाते हैं और फिर बाद में एक पर्टिकुलर एज के बाद फिजिकली आइडेंटिफाई भी नहीं होते क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो चुका होता है, उस केस में भी जैसे देखो हमने एक कॉमन एग्जांपल देखा है कि कुंभ के मेले में बच्चा बिछड़ गया था, 20 साल के बाद वापस आ गया। फिर अब वो बच्चा ओरिजिनली उन्हीं का है या नहीं, यहाँ पर भी हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग को यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों जीनियोलॉजी रिसर्च, जहाँ पर हम लोग हमारे एंसेस्टर्स, इनके रिलेटिव्स पता कर सकते हैं कि जैसे आर्यन थ्योरी है, सिंधु सभ्यता है, तो यहाँ पर हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारे इंडिया में कौन से जेनेटिक लोग आए हैं। जेनेटिक स्ट्रक्चर से हम लोग एंसेस्ट्री कम से कम 7 से 8 जनरेशन तक की पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे डीएनए प्रोफाइल की एप्लीकेशन। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं अभी डीएनए डैमेज और रिपेयर। क्या दोस्तों डीएनए डैमेज होता है? जी बिल्कुल होता है। डीएनए हमारी डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ है उनके वजह से डैमेज होता है। अब ये डीएनए डैमेज कुछ नेचुरल प्रोसेस से भी डैमेज होता है और ये प्रोसेस नेचुरल है, पर कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें भी है जो इस डीएनए डैमेज की प्रोसेस को जिन्होंने एम्पलीफाई कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो बॉडी का एक रिपेयर मैकेनिज्म भी होता है। तो जो भी डीएनए डैमेज होता है हमारी बॉडी उसे रिपेयर करने का काम भी करती है। पर मान लीजिए कि हमारी बॉडी में डीएनए बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है और हमारी रिपेयर सिस्टम जो है उसको रिपेयर नहीं कर पा रही है, बहुत ओवरलोडेड हो चुकी है। तो इन केसेस में क्या होता है दोस्तों, जब बॉडी की सेल में हर सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है अगर वो डैमेज हो गया और उसे अगर बॉडी ने रिपेयर नहीं किया तो वो कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों कैंसर में।
जी हाँ, कैंसर कब होता है, कैंसर सेल की ग्रोथ कैसे होती है, कैंसर या कैंसर सेल की ग्रोथ तब होती है जब हमारी सेल का जो डीएनए है वो डैमेज हो जाता है और हमारी सेल उस डैमेज डीएनए को रिपेयर नहीं कर पाती, जिससे कैंसर होता है और कैंसर से अल्टीमेटली डेथ भी होती है। तो दोस्तों फिर ये डीएनए डैमेज के कॉजेस कौन से हैं, इसके कारण कौन से हैं? तो आप सबने पढ़ा होगा कि एयर पोल्यूशन के वजह से कैंसर हो सकता है। अब एयर पोल्यूशन के वजह से कैंसर कैसे होगा? तो दोस्तों पोल्यूटेड एयर अगर हम लोग ब्रीथ करते हैं तो वो हमारे डीएनए को डैमेज करती है। अब पोल्यूटेड एयर में बहुत सारे कार्सिनोजेनिक एजेंट्स भी होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, ये हमारी डीएनए को डैमेज करती है। और अगर ये डैमेज बॉडी ने रिपेयर किया तो ठीक है, अगर बॉडी ने डीएनए डैमेज रिपेयर नहीं किया उससे कैंसर होगा। तो पोल्यूटेड एयर से कैंसर हो सकता है। सेम प्रिंसिपल काम करता है स्मोकिंग के लिए। जो लोग सिगरेट को स्मोक करते हैं उनमें भी वही चीज़ होती है कि स्मोकिंग करते वक्त जो वो गैस इनहेल करते हैं उसमें कार्सिनोजेनिक्स होते हैं, कार्बन सूट होते हैं जो डीएनए को डैमेज करेंगे। बॉडी ने रिपेयर किया तो ठीक, नहीं तो कैंसर होगा। तो दोस्तों एयर पोल्यूशन से डीएनए डैमेज हो रहा है, स्मोकिंग से डीएनए डैमेज हो रहा है, और दोस्तों अल्ट्रावायलेट रेज, जो आपने पढ़ा होगा कि सनलाइट से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है अगर वो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आ जाए तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज भी दोस्तों हमारे डीएनए को डैमेज करती है। तो डीएनए डैमेज में हमने 3 चीज़ें देख ली कि भाई एनवायरमेंटल भी चीज़ें होती है, तो दोस्तों कुछ केमिकल्स भी है, रेडिएशन भी है। रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के साथ साथ एक्सरेज भी है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा, मान लो आपने 100 टाइम्स 100 बार एक्सरे ले लिया, उसके वजह से भी दोस्तों आपका डीएनए डैमेज हो सकता है। तो फ्री रेडिकल्स जो हवा में होते हैं हमारे बॉडी में जाते हैं। हमारी लाइफस्टाइल, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, अनहेल्दी खाना खाते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार हो, उनमें भी दोस्तों बॉडी में डीएनए डैमेजेस हो सकते हैं। अब हमारी बॉडी में सेल डिवीजन कब होता है? अब दोस्तों हमारी बॉडी में जो सेल है वो खुद को रिप्रोड्यूस करती है सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन प्रोसेस में माइटोसिस भी हो सकता है और मायोसिस भी हो सकता है। अब दोस्तों इन दोनों प्रोसेस में आपने देखा कि कैसे हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल की कॉपी की जाती है। तो यहाँ पर कॉपी करते वक्त सेल डिवीजन पर डीएनए अनरेवलिंग के वक्त, बंडलिंग के वक्त या क्रोमोसोम फॉर्मेशन या सेल डिवीजन के टाइम पर भी दोस्तों डीएनए डैमेज हो सकता है। अब ये जो डीएनए डैमेज है, ये डीएनए डैमेज हानिकारक भी हो सकते हैं, यूजफुल भी हो सकते हैं। यूजफुल जो डीएनए डैमेज होता है उसे हम कहते हैं म्यूटेशन। इसी म्यूटेशन के वजह से तो जेनेटिक इवोल्यूशन पॉसिबल हो पाया। पर जनरली डीएनए डैमेजेस जो है वो बहुत डेंजरस होते हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक, क्योंकि ये डीएनए डैमेजेस अल्टीमेटली हमें कैंसर दे सकते हैं जिससे कि पर्सन की डेथ होती है। तो दोस्तों हमारी बॉडी में डीएनए डैमेज के लिए एक रिपेयर सिस्टम भी है। तो जब हमारी बॉडी में इन एक्सटर्नल फैक्टर के वजह से, कुछ नेचुरल भी और कुछ आर्टिफिशियल कॉज, कुछ लाइफस्टाइल कॉज, कुछ पोल्यूशन, इनके वजह से जब डीएनए डैमेज हो जाता है तो हमारी बॉडी इस डैमेज डीएनए को रिपेयर भी करती है। तो दोस्तों हमारा डीएनए डैमेज अल्ट्रावायलेट रेज से, एक्सरेज से, एयर पोल्यूशन से, स्मोकिंग से, इन सारी लाइफस्टाइल चॉइसेस, इनसे डैमेज हो सकता है। और नेचुरल प्रोसेस में जब सेल डिवीजन होता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, उस टाइम पर भी दोस्तों डीएनए डैमेज होते हैं। और हमारी बॉडी में एक रिपेयर मैकेनिज्म भी है जो इस डैमेज डीएनए को अटैच करके हमारे डीएनए को रिपेयर भी करती है। अब दोस्तों हमारी बॉडी की ये जो डैमेज डीएनए और रिपेयर सिस्टम जो है, इसके 2 टाइप्स आते हैं। एक होता है होमोलॉगस पाथ और एक होता है नॉन होमोलॉगस। चलो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, एक सीधे से एग्जांपल से समझते हैं। तो दोस्तों देखो, अब ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है, ओके, ये हमारा डीएनए है। अगर हमारा डीएनए जो है ये डैमेज हो जाता है, तो डैमेज मतलब क्या कि चलो मान लो इसका एक जो ये स्ट्रीम था ये कट हो गया, अब ये ब्लॉक ही कट हो गया। अब दोस्तों इसको जोड़ने के 2 तरीके होते हैं। बॉडी क्या करेगी, बॉडी यहाँ पर आके एक दूसरा ब्रेकअप ऐसे जोड़ देगी, कहीं और दूसरे डीएनए से एक सैंपल लाएगी और उसे जोड़ देगी। जैसे मान लो यहाँ पर ये ब्लॉक जो है ये डैमेज हो गया, तो डीएनए ने क्या किया, जो दूसरा डीएनए था उसमें से एक ब्लॉक जो है उसको कट किया और उसे यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया। अब ये डीएनए जो है बॉडी ने रिपेयर कर दिया। ये एक सिनेरियो होता है। दूसरा सिनेरियो कौन सा, कि जिसमें मान लो हमारा डीएनए डैमेज हो गया है, हमारा डीएनए जो है ये पूरी तरह ब्रोक हो गया
और बॉडी के पास कोई ऐसा स्पेयर डीएनए नहीं है जहां से बॉडी इस पार्ट को लाके यहाँ पर रिप्लेस कर दे। तो बॉडी क्या करती है, तो बॉडी दोस्तों इन्हें खींच के जोड़ जाड़ करने की कोशिश करते हैं, ऐसी ज्वाइंट करने की कोशिश करते हैं। ये होता है नॉन होमोलॉगस, ये सबसे डेंजरस है। इसके वजह से दोस्तों कैंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए जो डैमेज जो था उसे बॉडी ने कट करके तो फेंक दिया, पर इन दोनों को ज़बरदस्ती जोड़ने का काम करती है, जिसके वजह से यहाँ पर ये सिंक्रोनस जॉइनिंग नहीं हो पाती। तो ये जो नॉन होमोलॉगस जॉइंट है ये बहुत डेंजरस होते हैं, इनके वजह से कैंसर भी हो सकते हैं। तो फिर दोस्तों एक टर्म आती है जीन थेरेपी। अब इस जीन थेरेपी पर आपको मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ये जीन थेरेपी क्या होती है, ओके, जीन थेरेपी की कौन सी एप्लीकेशन है और जीन थेरेपी से कौन सी डिसीज को क्योर किया जा सकता है। तो दोस्तों बेसिक सिंपल क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो हेरिडेटरी डिसीजेस है, जैसे डायबिटीज हेरिडेटरी डिसीज है, सिकल सेल एनीमिया हेरिडेटरी डिसीज है, हीमोफीलिया ये भी हेरिडेटरी डिसीज है, क्या इन्हें हम लोग क्योर कर सकते हैं। कलर ब्लाइंडनेस ये भी हेरिडेटरी डिसीज है, क्या इसे हम लोग जीन थेरेपी से कवर कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, क्या इनको ट्रीट कर सकते हैं। तो जीन थेरेपी, तो देखो यहाँ पर उसके नाम में ही जीन लिखा है, यानी ये जेनेटिक लेवल पे काम करती होगी। तो दोस्तों जीन थेरेपी से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो जीन थेरेपी से दोस्तों हम लोग जितने भी जीन डैमेज है, जैसे अभी हमने देखा जीन डैमेज होने के कारण जो जीन डैमेज हो चुके हैं, ब्रोक हो चुके हैं, जिनकी रिपेयर या मरम्मत करानी होती है, वहां पर हम लोग जीन थेरेपी यूज कर सकते हैं। जितनी भी जेनेटिक डिसीज हमें होती है, जेनेटिक डिसीज किसके वजह से होती है, जेनेटिक डिसीज होती है फॉल्टी जीन्स के वजह से। उन फॉल्टी जीन्स को भी हम लोग कट करके रिपेयर कर सकते हैं। फॉल्टी जीन्स को आप कट करके हटा सकते हो या हेल्दी जीन को वहां पे इंसर्ट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। और कुछ ऐसे हेल्दी जीन्स को इंसर्ट कर सकते हैं जो बैड जीन्स है, बैड जीन्स जिनके वजह से डिसीज हो रही है, उन्हें आप डिलीट कर भी सकते हो। और उसके साथ जो जेनेटिक डिसीज है, सिकल सेल एनीमिया, डायबिटीज, इन्हें भी हम लोग क्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों जीन थेरेपी मतलब जहां पर हम लोग जेनेटिक टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे हमारे जीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जहां पे डैमेज जीन्स, ब्रोकन जीन्स या जो अनहेल्दी जीन्स है उन्हें ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं, अपडेट एंड एडिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जीन थेरेपी में ना दो टर्म्स आती है। अब इन दोनों टर्म्स का मीनिंग हमें बहुत अच्छे से समझना है। इन दोनों पर आपको ना एक सिंपल बेसिक क्वेश्चन आएगा, और प्रॉबेबली यह है कि अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई तो दोस्तों आप इसका शायद गलत आंसर भी लिख दो। तो दो कंसेप्ट है दोस्तों, एक है जेनेटिक एडिटिंग और एक है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ओके, जेनेटिक एडिटिंग क्या होता है, जीई, जेनेटिकली एडिटेड या जेनेटिकली इंजीनियर्ड, और जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएम, इसको समझते हैं। तो दोस्तों हम लोग जेनेटिक एडिटिंग में क्या कर सकते हैं, तो हम हमारे डीएनए में जितने भी जीन्स है वहां पर ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं जीन्स को। जेनेटिक एडिटिंग किसे कहते हैं, जेनेटिक एडिटिंग में हम लोग हमारे बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल है कहाँ पर होता है, तो जेनेटिक मटेरियल होता है हर सेल के न्यूक्लियस में। हर सेल के न्यूक्लियस में होता है डीएनए और डीएनए में होते हैं जीन्स। तो दोस्तों हम इन जीन्स में यहाँ पर एक एडिशनल जीन ऐड भी कर सकते हैं, जो वहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जीन है उसे रिमूव भी कर सकते हैं, या जो जेनेटिक मटेरियल है उसे हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं। चलो इसी को समझते हैं किस तरह से कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों ये हमारा जीन हो गया, ओके, ये हमारा एक डीएनए स्ट्रैंड है और यहाँ पर हमारे जीन्स हैं। अब हमने इसको देखा था कि कैसे ये बेसिक पेयर काम करती है। तो ये बेसिक पेयर में होता है दोस्तों ATGC मिलेगा आपको, ATGC CGTA, ओके। तो इस तरह से ये हमारा जीन होता है और इनमें पेयर। अब मान लो दोस्तों ये यहां से यहां तक हो गया जीन 1, तो क्या मैं इस जीन 1 को रिमूव कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं? डेफिनेटली डिलीट कर सकता हूं। इस जीन को मैं डिलीट भी कर सकता हूं, जैसे कि ये वाला जो पूरा स्ट्रीम है हमारा जीन्स वाला। तो अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हो ये आपका जीन 1 है, यहां से यहां तक आपका जीन 2 है और ये हमारा जीन 3।
अब दोस्तों अगर हमने बोला कि हमें जीन 2 को डिलीट करना है तो जेनेटिक थेरेपी से, जेनेटिक एडिटिंग से हम लोग इसे यहाँ से कट करके रिमूव कर सकते हैं और G1 G3 को जोड़ भी सकते हैं। और अगर हमने बोला कि चलो G2 को निकालो और G2 की जगह हमें कोई दूसरा जीन चाहिए जिसका नाम है H1, तो हम लोग H1 वाले जीन को भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। यानी G1 के बाद H1 आएगा और उसके बाद G3 आएगा। और अगर हमने बोला कि हमें इस जीन को पूरी तरह रिमूव ना करते हुए मॉडिफाई करना है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये पेयर है GC की और हम लोग चाहते हैं कि ये जो GC की जो पेयर है इसे हटाकर यहाँ पर TA की पेयर को इंसर्ट करें, तो दोस्तों ये भी कर सकते हैं। तो जीन थेरेपी या जीन एडिटिंग में हम क्या कर सकते हैं, तो हम लोग जो DNA जो है, जीन्स जो है, उनको ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये तो हो गया जेनेटिक एडिटिंग। इसके साथ ही हमें समझना है जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, जिसे कहा जाता है GM या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जिन्हें आप पढ़ते हो। दोस्तों GM यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड, हमने कौन सा देखा, हमने देखा यहाँ पर GE, ये हो गया जेनेटिकली एडिटेड, ये हो गया जेनेटिकली एडिटेड। हमें क्या देखना है, हमें देखना है जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो दोस्तों जेनेटिकली एडिटेड को हमने लास्ट स्लाइड में समझा। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग जीन्स को ऐड कर सकते हैं, जीन्स को रिमूव कर सकते हैं और जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। जीन्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ये हो गया जेनेटिक एडिटिंग। अब दोस्तों मान लो ये है प्लांट का जीन, ओके, ये है प्लांट का जीन। अब यहां पर मैं जो भी ये एक्टिविटीज कर रहा हूं, कौन सी, ये सारी एक्टिविटीज, एडिशन, रिमूव, मॉडिफिकेशन। अब मैंने यहां पर अगर कोई जीन रिमूव कर दिया तो इसी प्लांट का ही रिमूव होगा, मॉडिफाई करता हूं तो बेस पेयर ही मॉडिफाई होगी। अगर मैंने ऐड किया, ओके, ऐड किया, तो अब अगर ये प्लांट का जेनेटिक मटेरियल है, ओके, ये क्या है, प्लांट का जेनेटिक मटेरियल, तो इसमें मैंने प्लांट के ही जीन्स को ऐड किया, तो ये है जेनेटिकली एडिटेड। पर सोचो प्लांट के जेनेटिक मटेरियल में मैंने बैक्टीरिया के जीन इंसर्ट किए। हाँ दोस्तों, प्लांट के इसमें मैंने बैक्टीरिया के जीन्स इंसर्ट किए, तो ये क्या होगा, प्लांट में बैक्टीरिया के जीन्स। वैसे ही सोच के देखो, एनिमल में प्लांट के जीन्स या प्लांट में एनिमल के जीन्स, क्या ये पॉसिबल है? तो दोस्तों ये पॉसिबल है। अगर हम लोग प्लांट के DNA में बैक्टीरिया के जीन इंसर्ट अगर करते हैं तो ये बैक्टीरिया का जीन हो गया एलियन जीन। अब ये एलियन जीन क्यों रहेगा, क्योंकि प्लांट में अगर प्लांट का ही जेनेटिक मटेरियल है तो वो उसी का है, पर प्लांट को छोड़ के किसी और दूसरी स्पेसीज से अगर जेनेटिक मटेरियल यहां पर इंसर्ट करोगे तो प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में वो एलियन जीन हो गया। तो जब हम लोग जेनेटिकली जीन थेरेपी यूज करके एलियन जीन को इंट्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक डिफरेंस याद रखना है। जब आप कभी किसी एलियन जीन को इंट्रोड्यूस करते हो तब उसे कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो GM क्रॉप्स, अब ये GM के बारे में आपने सुना होगा, उसी को हमें देखना है। तो दोस्तों जेनेटिकली इंजीनियर्ड और जेनेटिकली मॉडिफाइड, इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो दोस्तों जेनेटिकली इंजीनियर्ड और जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब क्या हो गई? जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल जो था उसे टेक्नोलॉजी यूज करके ऐड किया, अपडेट किया, रिमूव किया। पर जेनेटिकली मॉडिफाइड कब होगा? जिसे GMO या GM भी कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तब होगा जब आप एलियन जीन इंट्रोड्यूस करोगे। जब आप एलियन जीन इंट्रोड्यूस करोगे तब वो बनेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो दोस्तों क्या हमने इन रियलिटी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं? और क्या इनके एग्जाम्पल हमारी डेली लाइफ में हम लोग देख रहे हैं? क्या हमारे खाने में जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजें हैं?
तो दोस्तों जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरस, प्लांट, क्रॉप्स, एनिमल्स बनाए हैं हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड चिकन को बनाया है एनिमल में, हमने पिग को जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उसमें ह्यूमन ऑर्गन्स को ग्रो किया है। आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा कि कैसे एक पिग का हार्ट ह्यूमन को ट्रांसप्लांट किया गया। तो पिग के अंदर ह्यूमन हार्ट को ग्रो करना जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब दोस्तों प्लांट में हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कौन से पढ़े हैं? हमने बीटी कॉटन, करंट अफेयर में जीएम मस्टर्ड है, बीटी ब्रिंजल है। तो जहां पर भी दोस्तों आप ये जीएमओ वर्ड देखते हो, जीएम वर्ड देखते हो, तो समझ जाना कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड और जेनेटिकली एडिटेड, जीएम और जीई। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब उसमें एलियन जीन को इंट्रोड्यूस किया गया है। जब एलियन जीन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तभी वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। तो दोस्तों ये जेनेटिकली मॉडिफाइड, जेनेटिकली इंजीनियर्ड। अब क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आएगा, प्रीलिम्स में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है बहुत सारी एग्जाम के, कि जेनेटिक एडिटिंग टूल का नाम क्या है। हम लोगों ने जितनी चीज़ें देखी ना कि जीन्स को हम लोग एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एलियन जीन्स को लाकर वहाँ पे इंसर्ट कर भी सकते हैं, ये सारी चीज़ें करने की जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी का नाम है दोस्तों क्रिस्पर कास9। उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? उस टेक्नोलॉजी का नाम है क्रिस्पर कास9। तो दोस्तों क्रिस्पर कास9 क्या है? क्रिस्पर कास9 ये एक जेनेटिक टूल है और इस जेनेटिक टूल को यूज करके हम लोग जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका फुल फॉर्म अगर उतना याद रखने की जरूरत नहीं है पर फिर भी पता हो तो उसका फुल फॉर्म है दोस्तों क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। कास9 क्या है? CAS9। तो CAS9 ये एक प्रोटीन है। अब दोस्तों ये मेथड हमने कहां से सीखी? ये मेथड हमने सीखी दोस्तों बैक्टीरिया से। जी हां, इस मेथड को दोस्तों हमने सीखा बैक्टीरिया से। अब जो बैक्टीरिया जो है, कॉमन बैक्टीरिया जो है, इस बैक्टीरिया को भी वायरस इन्फेक्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, इस जो कॉमन बैक्टीरिया जो है ना, इनको भी वायरस का इन्फेक्शन होता है, इनको भी वायरस का इन्फेक्शन होता है। अब ये जो वायरस है, ये जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो क्या होता है? तो बैक्टीरिया का एक डिफेंसिव मैकेनिज्म था। बैक्टीरिया में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है, इस प्रोटीन को कहा जाता है कास9। ये कास9 प्रोटीन क्या करता है? ये कास9 प्रोटीन दोस्तों वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है ना, उसे टारगेट करके कट कर देता है। तो इसलिए ये जो कास9 प्रोटीन है इसे कहा जाता है सीजर यानी कैंची। ये पॉइंट याद रखना है कि क्रिस्पर कास9 ये क्या है? क्रिस्पर कास9 है जेनेटिक एडिटिंग टूल और इसमें कास9 क्या है? तो कास9 ये एक प्रोटीन है। इस प्रोटीन को हमने डिराइव किया है बैक्टीरिया से और ये प्रोटीन का काम होता है ये डीएनए को कट कर देता है। तो दोस्तों यहां पर एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि जैसे मान लो कि अगर हमें ये डीएनए एडिट करना है दोस्तों, अगर मुझे यहां पर मैंने एक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया कि यहां पर ये जो डीएनए है, ये जो ब्लॉक जो है, इसे हमें एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, तो हमें इस डीएनए चेन को कट करने के लिए एक प्रोटीन की जरूरत है, एक सीजर की जरूरत है, एक कैंची की जरूरत है। तो ये डीएनए को कट करने का काम किसका होता है? तो डीएनए को कट करने का काम होता है दोस्तों कास9 का। तो कास9 प्रोटीन क्या है? कैंची। ये टारगेट पर भेज दो, ये डीएनए को कट कर देगा। अब फिर क्वेश्चन आता है डीएनए को कहां पे कट करना है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो जेनेटिक एडिटिंग में हमारे सामने दो सवाल बड़े होते हैं कि आपको कौन से जीन को एडिट करना है, उस जीन को आइडेंटिफाई करना और उस जीन पर के पास जाकर उसे एग्जैक्टली कट करना। तो कट करने के लिए तो हमने यूज किया कास9 को और पर्टिकुलर उसकी लोकेशन फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं दोस्तों गाइड आरएनए को। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं गाइड आरएनए को। तो क्रिस्पर कास9 में क्या होता है? तो दोस्तों क्रिस्पर कास9 में कास9 एक सीजर है और इससे हम लोग एक पर्टिकुलर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं और उसे कट करते हैं। और इस टूल का मैकेनिज्म हमने सीखा है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया ने हमें सिखाया कि ये टूल कैसे ऑपरेट होता है।
तो क्रिस्पर कास9 हो गया दोस्तों जेनेटिक एडिटिंग टूल। तो सबसे पहला काम कौन सा है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा जीन एडिट करना है। फिर उस पर्टिकुलर जीन को ढूंढा जाता है, मैच किया जाता है, जहां पर वो टारगेट मैच होगा वहां पर कास9 उस डीएनए को कट कर देगी। अब डीएनए को तो कास9 ने कट कर दिया, अब बॉडी का जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो इस डीएनए को जोड़ देगा। इस तरह से हमने क्या किया, हमने एक पर्टिकुलरली जीन वहां पे इंट्रोड्यूस भी कर दिया और बॉडी के रिपेयर मैकेनिज्म ने उससे एक प्रॉपर चेन भी बना दी। तो दोस्तों इस तरह से ये क्रिस्पर कास9 टूल जो है ये काम करता है। तो क्रिस्पर कास9 टूल क्या करेगा, क्रिस्पर कास9 टूल सबसे पहले टारगेट को आइडेंटिफाई करेगा। ओके, टारगेट को आइडेंटिफाई यानी ऐसी जगह जहां पर हमें कट करना है और वहां पे एक नया जीन इंसर्ट करना है। तो टारगेट को कट करने के लिए यूज करते हैं गाइड आरएनए। और उसके बाद दोस्तों कास9 क्या करता है, कास9 ये एंजाइम है जो उस डीएनए की जो श्रृंखला है उसे कट कर देगा और बाद में कास9 ही वहां पर उस नए मॉडिफाइड जीन को पहुंचा देगा। तो इस तरह से दोस्तों जीन्स को एडिट किया जाता है, जीन्स को मॉडिफाई किया जाता है और वो भी क्रिस्पर कास9 टूल से। अब दोस्तों इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं कि हमारे पास कौन सी सीड्स है। तो दोस्तों बीटी कॉटन, जी हां बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन है जीएम। जीएम का मतलब है दोस्तों जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब कॉटन की जो क्रॉप होती थी इंडिया में, हमारे भारत में जो कॉटन की क्रॉप है इसमें सबसे बड़ा डेंजर है पेस्ट। ओके, पेस्ट यानी कीट। अब ये कीट क्या करती है, ये कीट हमारे जो कॉटन के फ्रूट्स है उन्हें खा जाती है, डिस्ट्रॉय करती है, जिसके वजह से फार्मर्स का इनकम जो है वो बहुत कम हो रहा था। और इन पेस्ट से डील करने के लिए फार्मर क्या कर रहे थे, इन पेस्ट से डील करने के लिए हमें बहुत सारे पेस्टिसाइड स्प्रे करनी होती है। जो पेस्टिसाइड्स है इनसे फार्मर को इनकम का भी खर्चा है, क्योंकि पेस्टिसाइड तो बहुत महंगे आते हैं। तो फार्मर का, कॉटन फार्मर का पर्टिकुलरली जो एक्सपेंस जो है वो बढ़ गया था, क्योंकि इन्हें बहुत सारे पेस्टिसाइड खरीदने पड़ रहे थे। मल्टीपल टाइम 7 बार 8 बार 9 बार स्प्रे करना पड़ रहा था, जिसके वजह से एक्सीडेंटल पॉइजन की वजह से डेथ भी हो रही थी। और इंडियन फार्मर जो है इन पर कर्जे का बोझ भी ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि भाई कॉटन से एक पूरी क्रॉप ये पेस्ट डिस्ट्रॉय कर देती थी। तो जिससे कि कॉटन एग्रीकल्चर जो है ये प्रॉफिटेबल नहीं रह गया। तो दोस्तों ये इतने सारे प्रॉब्लम से हमारे फार्मर जूझ रहे थे। इसका सॉल्यूशन कहाँ से निकला, इसका सॉल्यूशन निकला दोस्तों जीएम से, जेनेटिकली मॉडिफाइड से। तो यहाँ पर लॉजिक देखो कैसे काम किया। तो दोस्तों ये जो पेस्ट जो थी जिसे हम कहते हैं पिंक बोलवॉर्म, पिंक बोलवॉर्म ये कॉटन की क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने वाली पेस्ट का नाम है। अब इस पिंक बोलवॉर्म को कट करने वाला, इसको मारने वाला एक सॉइल बैक्टीरिया है, और उस सॉइल बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis। ठीक है दोस्तों, बैसिलस thuringiensis क्या है, बैक्टीरिया। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये जो बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया में से एक जीन को निकाला जो एक पॉइजन बनाता था, जो इन पिंक बोलवॉर्म को मारता था। तो इन्होंने उस जीन को आइडेंटिफाई किया। उस जीन का नाम क्या था, उस जीन का नाम था दोस्तों CRY1AC। CRY1AC करके एक जीन हमने सॉइल बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis से निकाला और उसे इंसर्ट किया। कहां पर, प्लांट में। तो दोस्तों देखो, सॉइल बैक्टीरियम से जीन को निकाला CRY1AC को और उसे इंटर किया, एडिट किया क्रॉप के, कॉटन के क्रॉप में। तो अब वो कॉटन क्या हो गया, वो कॉटन हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड। क्यों, तो अब उस कॉटन में एलियन जीन है बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया का नाम बैसिलस thuringiensis। तो इसीलिए दोस्तों वो बन गया बीटी कॉटन। ठीक है दोस्तों, वो क्या बन गया, वो बन गया बीटी कॉटन। यहां पे बीटी क्या है, बैसिलस thuringiensis, सॉइल बैक्टीरिया, जिसका डीएनए, जिसका एक जीन हमने इंसर्ट किया कॉटन में। अब इस जीन के वजह से क्या हुआ, इस जीन के वजह से ये जो बीटी कॉटन है इन्होंने पॉइजन क्रिएट करना शुरू किया, जिस पॉइजन को वो सेव करते थे लीव्स में, पत्तों में। तो अब ये पिंक बोलवॉर्म जो पेस्ट है उस पत्ते को खा के मर गई।
तो दोस्तों इस तरह से बीटी कॉटन जो कि एक जीएमओ है, ये बन गया पेस्ट रेजिस्टेंट। ओके, पेस्ट रेजिस्टेंट, कीट प्रतिरोध। तो इससे क्या हुआ, अब फार्मर को स्प्रे करने की जरूरत नहीं थी, फार्मर्स को पेस्ट कंट्रोल की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो भी पेस्ट उस प्लांट पर आके उस प्लांट को खाना शुरू कर देती, वो पेस्ट अपने आप मर जाती, वो कीट मर ही जाता। तो दोस्तों इस तरह से जीएमओ बीटी कॉटन ने क्या किया, तो बीटी कॉटन ने हमारे फार्मर्स की प्रोडक्शन बढ़ा दी, और जो पेस्ट के वजह से जो लॉस होता था, क्रॉप का लॉस, उसे रिड्यूस कर दिया। फार्मर का जो पैसे खर्च होते थे पेस्टिसाइड को खरीदने में, वो बच गए। उसको स्प्रे करने 7 से 8 बार उसे स्प्रे करना पड़ता था, तो उसके लिए जो मैन पावर और मेहनत, उसको बचा दिया। और उसके साथ ही इस स्प्रे के वजह से इकोलॉजिकल बेनिफिट कितने मिले, पर्यावरण की कितनी रक्षा हुई, ना ये पॉइजन पानी में गया, ना नदियों में गया, ना एनिमल के दूध में गया, ना ही इस पॉइजन के वजह से जो बेनिफिशियल पॉलिनेटर्स है, बीज है, बटरफ्लाई है, इनकी डेथ भी नहीं हुई। तो दोस्तों ये जीएमओ जो थी, बीटी कॉटन जो था, ये एक बहुत बढ़िया वरदान की तरह काम कर रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना है, बोलवॉर्म, बोलवॉर्म क्या है, उस इंसेक्ट पेस्ट का नाम है, उस कीट का नाम है जो हमारी कॉटन की फसल को बर्बाद करता था। तो कॉटन की फसल को बर्बाद करने वाली बोलवॉर्म, और उसके अगेंस्ट में जो पेस्ट रेजिस्टेंट, ठीक है दोस्तों, जो इंसेक्टिसाइड और पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन है, उसी का नाम क्या रखा, बोलवॉर्म से ही उसी का नाम रखा बोलगार्ड। बोलवॉर्म से ही उसका नाम क्या रखा, बोलगार्ड। इससे कॉटन की यील्ड भी इंक्रीज हुई, एनवायरमेंटल इंपैक्ट जो था पेस्टिसाइड का, कीटनाशकों का, वो भी कम हुआ, फार्मर्स का प्रोडक्शन बढ़ गया, और पेस्ट पर जो खर्चा होता था वो भी बच गया, यानी प्रॉफिट में आ गए। अब दोस्तों यहाँ पर इशू क्या था कि हमने सबसे पहले, ये तो बहुत अच्छी स्टोरी लगी ना, स्टोरी बहुत अच्छी लगी सुनने में, पर इन रियलिटी कुछ अलग है, जिसके बारे में आपको भी आइडिया है। तो दोस्तों हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था बोलगार्ड। ओके, बोलगार्ड। अब ये बोलगार्ड किसके अगेंस्ट काम करता है, बोलवॉर्म्स, पर्टिकुलरली कौन से, पिंक बोलवॉर्म्स। ये पिंक बोलवॉर्म्स के अगेंस्ट काम करते हैं। तो बीटी कॉटन क्या है, बीटी कॉटन है जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो बोलगार्ड 1 में हमने एक जीन को इंसर्ट किया था, उस जीन का नाम था CRY1AC। अब दोस्तों इसने हमें पेस्ट के खिलाफ मस्त प्रोटेक्शन दिया। ये कब तक रहा, इसको इंट्रोड्यूस किया था 2000 में। तो ये कॉटन सीड तो बहुत अच्छे से काम कर रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेचुरल म्यूटेशन, अपडेशन। अब दोस्तों जो पिंक बोलवॉर्म थे, उसकी जो सिस्टर वॉर्म है, जिसे आर्मी वॉर्म कहा जाता है, इन्होंने इम्यूनिटी डेवलप कर ली, रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया। अब वो इस बोलगार्ड 1 को खा के नहीं मरते थे। तो फार्मर का क्या हाल हुआ, फार्मर बैक टू पवेलियन, वही फिर से पेस्टिसाइड खरीदो, फिर से स्प्रे करो। तो फिर क्या किया गया, फिर बोलगार्ड 2 को डेवलप किया गया, जिसे हम कहते हैं BT2। ओके, BT1 और BT2। BT क्या है, बैसिलस थुरिंजेनेसिस। अब BT2 को डेवलप किया। BT2 में 2 जीन इंसर्ट हुए। पहला वाला जीन तो था ही, CRY1AC तो था ही। ये CRY1AC के साथ CRY2AB को भी ऐड किया गया, CRY2AB को भी ऐड किया गया, ये बन गया BT2। अब इसने हमारे फार्मर को प्रोटेक्शन दिया, वही बेनिफिट, यील्ड भी इंक्रीज हुआ, पेस्ट का खर्चा भी बच गया, बाकी सारी चीजें। अब दोस्तों इसके खिलाफ भी इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, इसके खिलाफ भी इम्यूनिटी डेवलप हो गई। तो अब इस पेस्ट से डील करने के लिए इंडिया के जो कॉटन फार्मर्स है, इनको बचाने के लिए हमें जरूरत है BT3 की। ठीक है दोस्तों, जरूरत किसकी है, BT3। तो दोस्तों अब हमारे फार्मर्स, अभी हम जो करंट अफेयर में आप जो न्यूज़ पढ़ते हो ना, न्यूज़ में ये चीज़ आती है कि अब इंडिया में कॉटन फार्मर जो है वो पेस्ट के अटैक से जूझ रहे हैं। बीटी कॉटन जो था, BT2 जो था, बोलगार्ड 2 जो था, अब वो इनइफेक्टिव है, और फार्मर्स को अभी पेस्ट का सामना करना पड़ रहा है, और उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड को स्प्रे भी करना पड़ रहा है, तो जिससे कि कॉटन की जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो गई। अब ये सारे पॉइंट करंट अफेयर में है, तो इन पर बेस्ड आपको GS3 साइंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब वो क्वेश्चन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव भी होगा,
साइंस के पर्सपेक्टिव भी होगा, एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव भी हो सकता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको साइंस वाली चीज़ें बता दी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है, जेनेटिक एडिटिंग टूल कौन सा है, उसके साथ ही दोस्तों एनवायरनमेंट वाली भी चीज़ें बताई कि कैसे पेस्टिसाइड से एनवायरनमेंट का लॉस होता था, जो बर्ड्स है, जो बटरफ्लाई है, बीज है, मधुमक्खी है, उनकी भी डेथ होती थी, कैसे हमारे खाने में पानी में पॉइजन भी आ गया था। अब दोस्तों इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझो। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये है कि फार्मर की यील्ड यानी उत्पादन बढ़ेगा तो उसे फायदा होगा, और अगर उसका जो पेस्टिसाइड का जो खर्चा है वो रिड्यूस करोगे तो भी फायदा होगा। पर अब क्या होगा, पेस्टिसाइड का खर्चा भी बढ़ेगा और दूसरा यील्ड भी कम होगी, उत्पादन भी कम होगा। अब दोस्तों BT3 एक सॉल्यूशन ऑफर कर रहा है जिसमें 3 जीन्स होंगे मॉडिफाइड। तो गवर्नमेंट इस BT3 को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कर रही है? तो गवर्नमेंट BT3 को इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं कर रही है क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ना, बोलगार्ड 1, बोलगार्ड 2, बोलगार्ड 3, ये टेक्नोलॉजी का पेटेंट एक प्राइवेट कंपनी के पास है। उस प्राइवेट कंपनी का नाम है मोसेंटो। ठीक है दोस्तों, मोसेंटो करके ये एक प्राइवेट कंपनी है USA की। अब ये कंपनी के साथ इंडियन गवर्नमेंट का झगड़ा शुरू है, किस बात को लेकर कि इस BT कॉटन की प्राइस क्या होगी, सीड की प्राइस क्या होगी। क्योंकि दोस्तों जब पहले हम लोग बिना BT वाला कॉटन यूज करते थे ना, बिना BT वाला कॉटन जो है वो आता था सिर्फ 200 रुपये पैकेट के हिसाब से। 200 रुपये पैकेट के हिसाब से पहला कॉटन का सीड आता था। जब BT1 इंट्रोड्यूस हुआ तो BT1 में इन्होंने क्या किया, BT1 में दोस्तों इन्होंने कॉस्ट कर दी 450 से 500 रुपीज। क्यों? तो भाई ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी का अल्टीमेट मोटो क्या होता है, उन्हें पैसे चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। फिर BT2 जब इंट्रोड्यूस हुआ तब दोस्तों इसकी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट हो गई 1500 से 2000 रुपए। 1500 से 2000 रुपए एक बैग कॉटन सीड की कॉस्ट। अब ये बात कर रहे हैं BT3 की। अब BT3 की कॉस्ट होगी दोस्तों 2500 से 3000। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उस प्राइवेट कंपनी को बोला कि आप सीड की प्राइस रिड्यूस करो। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने इंडिया में BT3 इंट्रोड्यूस करने से मना कर दिया। अब दोस्तों इसीलिए इंडियन में BT3 कॉटन के सीड अवेलेबल नहीं है, जबकि दुनिया में बाकी देशों में, USA में, यूरोप में इस BT3 टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एग्रीकल्चर होती है। अब इंडिया में ये नहीं हो रही है, तो इसीलिए अब इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की जो अपनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, आईकर है, इन सब को गवर्नमेंट ने बोला आप अभी खुद BT3 टेक्नोलॉजी को डेवलप करो, क्योंकि इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री जहाँ पर मेजॉरिटी लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, वो किसी प्राइवेट कंपनी के विप पर चले, ये हानिकारक चीज़ है। अब दोस्तों ये तो स्टोरी मैंने आपको बताई BT कॉटन पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, पुराना टॉपिक है। पर BT मस्टर्ड जिसे कहा जाता है GM मस्टर्ड, अब ये टॉपिक जो है ये करंट अफेयर में है, इस पर आपको क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये GM मस्टर्ड हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है या पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट है। करंट अफेयर प्लस साइंस टेक जो आपकी मेंस में GS3 में क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज के इस सेशन में हमने पढ़ा दोस्तों DNA प्रोफाइलिंग क्या होती है, DNA डैमेज और रिपेयर कैसा होता है, जेनेटिक एडिटिंग टूल CRISPR-9 कैसे काम करता है, जेनेटिक एडिटिंग और जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या फ़र्क होता है, साथ ही हमने पढ़ा BT कॉटन। अब दोस्तों GM मस्टर्ड के बारे में भी हम लोग आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। ये इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है GS3 में, और ये जो वीडियो सीरीज़ है ये आपको मेंस में आंसर राइटिंग में हेल्प करने के लिए ही है। तो दोस्तों आज का ये सेशन आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। इससे आपको आंसर राइटिंग के लिए अगर और हेल्प चाहिए तो वो भी बताइए, हम आपकी यहाँ पूरी हेल्प करना चाहते हैं। दोस्तों स्टडी IQ भी चाहता है कि आप MPPCS ऑफिसर बनो, और इस जर्नी में स्टडी IQ आपकी हेल्प करना चाहता है, और उसी हेल्प करने के लिए दोस्तों स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है आरंभ बैच। ये एक फाउंडेशन बैच है जहां पर प्री और मेंस की आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। सो दोस्तों चलो अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।